क्या? इक्विलिटी, फ्रीडम, लिबर्टी और राइट्स बोथ आर द पार्ट ऑफ राइट्स। क्वेश्चन उठना चाहिए भाई, क्योंकि हमारे पार्ट थर्ड जो कि बात करता है राइट्स के बारे में, उसने कहा है कि है ना राइट्स हैं, पर उसने इन सभी राइट्स को उसमें डाल दिया है। तो अब हम है ना चैप्टर नंबर 4 अपना चैप्टर राइट्स का पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा है क्लास 11 का चैप्टर। इस चैप्टर में हम कुछ है ना चीज़ें जानेंगे, जैसे कि राइट्स किस तरह से सोचे जाते हैं सोसाइटी के अंदर, कैसे बात होती है। हम समझेंगे कि किस फिलोसोफर ने इस राइट्स के बारे में मुद्दा उठाया। क्योंकि देखो, एक न्यू बॉर्न बेबी अगर जिंदगी में आएगा तो कोई ना कोई तो उसका पेरेंट बनेगा ही ना। तो उसी बेसिस पे कि ये जो न्यू वर्ड आया एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह है, तो ये जब आया तो इसके आने के पीछे कोई ना कोई तो इसका पेरेंटल एक कोई इंसान या शख्स रहा होगा ना, जिसने इसको अपने खून से अपने खून से है ना इसे शो किया। क्योंकि आप भी जानते हो कंजर्वेटिव सोसाइटी में मोनार्की चलती थी। अगर कोई राइट्स के बारे में बोलेगा तो क्या किया जाएगा, उसे टॉर्चर किया जाएगा, उसे पीटा जाएगा, मारा जाएगा, बहुत तरह से उसे टॉर्चर किया जाएगा। सारी बात अपन जानते हैं, तो चलो इसमें डिस्कस करेंगे, हम काइंड्स ऑफ राइट्स के बारे में भी जानेंगे इसमें। तो सबसे पहले जब राइट्स की बात करी अपन ने, तो क्वेश्चन क्या उठना चाहिए, व्हाट आर द राइट्स। हाँ, हम डेली बेसिस पे अगर बाजार में जा रहे हैं, हम कुछ सामान खरीद रहे हैं, अगर सामने वाला सामने वाला जो इंसान है सेल्समैन, वो हमें बार्गेनिंग नहीं करने दे रहा, उसने फिक्स प्राइस बता दी, तो अपन क्या कहेंगे, आई हैव द राइट टू चूज। ठीक है ना? अगर तू ज्यादा फालतू में बोलेगा तो हम तेरे से सामान नहीं खरीदेंगे, कहेंगे ना। इट इज नॉर्मली because the rights are the part of our life, and in the daily basis we have to seen all of these rights। तो इन्हीं राइट्स के बारे में डिटेल में जानते हैं। अब भाई, दुकानदार से कह तो दिया कि मेरी पसंद की मैं खरीद सकता हूँ या खरीद सकती हूँ, तुम रहने दो, प्राइस सही लगेगा, सामान सही लगेगा और अच्छा दिखेगा तो मैं खरीदूंगा या खरीदूंगी। दिस इज द एंड ऑफ टॉक। ठीक है? अब यहाँ पे जाके हम बात तो खत्म कर दें, लेकिन क्या हम सिर्फ इतनी सी बात कह कर उसे बना सकते हैं? अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करें तो क्या आपके दिमाग में आता है डेमोक्रेटिक कंट्री के बारे में? क्या होती है एक डेमोक्रेटिक कंट्री? क्या डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब है मोनार्की नहीं हो तो डेमोक्रेटिक बन गई? क्वेश्चन तो देखो पुट अप होना चाहिए दिमाग में। अगर डेमोक्रेसी की हमने बात करी है तो कोई ना कोई मीनिंग होगी डेमोक्रेसी की। सबसे बड़ी मीनिंग डेमोक्रेसी की ये है जहाँ पे लोगों से जो भी राज करने वाला, चाहे कोई भी हो, राजा के अलावा कोई भी हो, जैसे कोई एक पर्सन हो, कोई प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर हो या फिर कोई मेंबर्स ऑफ काउंसिल हो, तो वो दबेंगे। कौन से, किन से दबेंगे? वो दबेंगे जनरल पीपुल्स से। ऐसा उनको डर लगेगा कि है ना, क्या पता अगर हम आज अच्छा काम नहीं करें तो कल हमें मौका नहीं मिलेगा वापस से इस फील्ड में आने का, इस स्टेट में है ना फिर से अपनी गवर्नमेंट बनाने का। तो इस जगह पे हमने देखा एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, जहाँ पे सरकार डरे पीपुल्स से, उसे हम कहते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री। अब वही डेमोक्रेटिक कंट्री सरकार को डरा करके सरकार को है ना काम करने के लिए मजबूर करती है, कई सरकारों को। अब हम और इसकी आगे बात करें अगर, तो हम क्या देखते हैं, हमारे दिमाग में एक सबसे बड़ा सवाल आना चाहिए, हमारा बुलेट पॉइंट क्या है? हमारा बुलेट पॉइंट है राइट। द मीनिंग ऑफ राइट। तो राइट क्या है भाई साहब? राइट का कोई मतलब भी तो होगा। बिना कोई मतलब के राइट्स का ऐसा तो है नहीं कि है ना किसी ने भी है ना मुंह से बोल दिया राइट। भाई एक वर्ड को आगे ले जाने के लिए, उसे प्रसिद्ध कराने के लिए हमें है ना कई लोगों की बलि चढ़ते देखा है हमने। हमारे रिवॉल्यूशन करने वालों ने कई बार राइट्स के बारे में बात कही थी। अरे खुद गांधी जी ने जेन्युइन राइट के बारे में कहा था कि द इंडिविजुअल हैव द राइट ऑफ जेन्युइन एट अ जेन्युइनली बेसिस। देन राइट्स के बारे में हमने इतना सुना, इतने लोगों की रिवॉल्यूशंस को देखा, इसके बावजूद ये क्या चक्कर है भाई कि हमें राइट्स का असली मीनिंग नहीं पता। राइट्स का मीन एक तरह से अगर हम देखें तो वो चीज जो हमें चाहिए, हमें चाहिए
और जो जरूरी भी है हमें मिलना, वो दो चीज अगर मिक्स हैं, वो दो इंटेंशन अगर मिक्स हो रहे हैं, तो वो हमारा राइट है। ठीक है ना? जैसे कि हमें चाहिए जीना, हम जीना चाहते हैं, ठीक है ना? अब जीने का हमें सामने वाले जरूरी भी है जीना, तो सामने वाला मतलब जो हमारी कंट्री है डेमोक्रेटिक कंट्री, वो हमें राइट टू लाइफ दी। हम बोलना चाहते हैं, अपनी बातें रखना चाहते हैं, जरूरी है वो काम रखना, तो सामने वाले डेमोक्रेटिक कंट्री ने हमें राइट टू एक्सप्रेशन दिया। हम चाहते हैं कि सब रिलीजन को बराबरी मिले, गवर्नमेंट ने देखा, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने, वो उसने हमें ये राइट भी दिया। तो समझे इस चीज से मेन क्या अपन के दिमाग में घुस रहा है बात? हमारे दिमाग में मेन बात आ रही है कि भाई जिस चीज की हमें है जरूरत, और वो जो जरूरत पैदा करने के बाद भी उस चीज को देना जरूरी है, जिसकी वजह से एक सरकार, एक पूरे देश चल सकता है। तो ये दोनों पॉइंट अगर किसी टॉक पर, किसी बात पर अगर सेट हो गए, देन दैट और दिस पॉइंट इज ऑल इज नोन एज द राइट ऑफ अस, हमारा वो राइट बन जाता है। जैसे कि बात करी मैंने, राइट, वो राइट्स जो कि एसेंशियल हैं और जिनकी हमें ज़रूरत है, उनको हम क्लेम कर सकते हैं कि ये हमारा राइट है। अब भाई बाजार में चलते हुए कोई अमीर घर का कोई फालतू का ऐसे बिगड़ैल कोई इंसान हो, वो आपसे टकरा जाए, वो आपको पीटे, तो क्या कहोगे आप? कुछ नहीं कहोगे, ये तो गलत है भाई। क्या कहोगे? आई हैव द राइट टू लिव। और अगर तूने बिना ऐसे अगर तू करेगा तो है ना, तेरी कंप्लेन होगी, आप कहोगे ना। अब आप ये सोचोगे, भाई एक्शन का टाइम है, एक्शन करो, शांति से बैठ के गांधी जी की तरह, कुछ नहीं होगा कि एक गाल पे तमाचा दे तो दूसरे गाल पे भी लो। नहीं भाई, गांधी जी ने भी एक वक्त ऐसा था जब कहा था करो या मरो। तो मीनिंग तो सेम है, लेकिन हर वक्त लड़ाई करना भी सही नहीं है। हर वक्त लड़ाई करने से बढ़िया कभी कभी अपने को भी गुस्सा आए तो कह तो भाई कोई मतलब नहीं, लेकिन फालतू नहीं। एक एक एग्जाम्पल तौर पे ये कि सामने 10 लोग हैं और आप अकेले हो, करोगे तो क्या होगा? बस, तो अपने राइट को यूज करो। राइट को यूज कब करोगे? जब उस राइट को, देखो, एक वर्ड मैंने बोला राइट, क्या समझे आप कि हमारा राइट है, लेकिन अगर किसी ने आपका राइट तोड़ा, आपके राइट को नहीं माना, तो क्या करोगे? तो फिर किसी न किसी के पास जाओगे ना, एक लीगल अथॉरिटी के पास। तो वही मैं कह रहा हूँ, आपका राइट टू लिव है, लेकिन सामने वाले ने पहले ही आपके राइट टू लिव को इग्नोर करके आपको पीटना चालू कर दिया। अब ऐसे में आप शांति से वहां से दौड़ो अभी, पहला, फिर पुलिस स्टेशन जाके उसकी कंप्लेन आप सीधे सीधे कर सकते हो कि इसने मेरे राइट को तोड़ा है, ब्रोक किया है, और इसने ऐसा ऐसा किया है। अगर आप पीटना चाहते हो तो आप भी पहले पीट लो और फिर वापस भाग जाओ, लेकिन केस बन सकते हैं ऐसे में उल्टे सीधे। तो इस चीज से हमने क्या समझा कि एक राइट को सिर्फ बोलना काफी नहीं है, उसे रेगुलेट कराने के लिए कुछ प्लान्स, पॉलिसीज और रूल्स रेगुलेशंस भी लगाए जाते हैं। इन सब के बाद एक राइट को ताकत मिलती है, जिससे कि वो हमें हम क्लेम कर सके, जिससे कि उसे। अब हम देखते हैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे, जो कि दिसंबर 10 को मनाया जाता है। 1948 में यूएन ने इसे अडॉप्ट किया था। अब हर कोई, मतलब हम बात करते हैं एवरीथिंग दैट आई रिगार्ड टू बी नेसेसरी एंड डिजायरेबल इज अ राइट। मतलब हर एक थिंग जिसकी हमें नीड है, जिसकी हमें नीड है और जो जरूरी है हमारे लिए, वो हमारा राइट है। अब जो राइट हमारा है, वो हमारा एक पहला क्लेम है, दैट आई along विद अदर रिगार्ड एंड नेसेसरी। मतलब कि जो हमारा राइट है, वो हमें बताता है कि हमें खुद की इज्जत, खुद की डिग्निटी के लिए तो बोलना ही है, साथ ही साथ में हमें दूसरों के लिए भी खड़ा होना है, क्योंकि राइट्स आर टू वी ऑल ऑफ देम, राइट? हाँ, राइट्स हर किसी के लिए है, तो राइट्स का फॉलो करना, खुद के लिए यूज करना, दैट इज अ गुड। बट कहते हैं ना, असली असली योद्धा, असली राजा, असली मतलब भगवान, वो अगर
सॉरी, असली इंसान वो है जो खुद के लिए तो करे ही करे, साथ ही साथ में दूसरे के लिए भी करे। नायक क्या होता है? नायक वो नहीं होता जो कि सिर्फ खुद के लिए लड़े, नायक वो होता है जो दूसरों के लिए भी लड़े। तो इस जगह पे हमने देखा जैसे कि एनजीओज, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ये सब जो हैं वो हमारे एक तरह के नायक हैं, और ये यही बात करते हैं कि राइट जो हम क्लेम कर रहे हैं ना वो हमें मिलें। साथ ही साथ में जो राइट्स हमें मिल रहे हैं उन राइट्स के बारे में थोड़ी बहुत हमें ऐसा है कि हमें तो मिल ही रहे हैं, हमें सामने सामने वाले को भी देना है। इस तरह से हम बात को समझते हैं और जानते हैं। अब हम आगे आए अगर, तो बेसिक नीड्स जैसे कि फ्रीडम हमें अगर मिले, हमें एक फिलोसोफर हैं जिनका नाम था इमैनुअल कांत, उन्होंने कहा कि फ्रीडम हमें मिलना ये हमारा एक तरह का राइट है। अब ये राइट अगर हमें मिलेगा तो हम क्या करेंगे, हम फोकस दे पाएंगे हमारे टैलेंट पर, हमारी स्किल्स पर, और इसकी वजह से क्या होगा, हमारा इंटरेस्ट बढ़ेगा, और इंटरेस्ट बढ़ेगा ना तो हम गोल अचीव कर पाएंगे। और इससे सबसे बड़ा अच्छा काम ये होगा कि हम खुद की जो डिग्निटी और वेलफेयर के लिए तो डेवलप हो ही रहे हैं, हम अपने साथ साथ औरों को भी अपने पास बुलाएंगे और उनकी भी डिग्निटी और वेलफेयर के लिए सोच पाएंगे। क्योंकि कहते हैं ना, जब मटके में पानी ज्यादा हो तो पानी को फैलाने से अच्छा या तो है ना सूखी जमीन पे डाल दिया जाए, या फिर उस पानी को एक प्यासे को दे दिया जाए, जिससे कि पानी है ना फैले, मतलब पानी बिगड़े ना। तो उसी तरह से हम सेटिस्फाई हो गए, तो अब सेटिस्फाई होने के बाद पानी तो फैल रहा है, अभी भी डिग्निटी एस्पेक्ट इतनी मिल रही है कि हम दूसरे को दिला सकते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, पॉजिटिव नेचर पर्सन प्रोवाइड और सेंड द पॉजिटिव वाइब्स टू द अदर पर्सन। इस चीज से हमने एक मतलब तो समझा कि अगर हम सेटिस्फाई हैं तो हम दूसरे को सेटिस्फाई कर सकते हैं, और उसके लिए राइट्स के लिए भी बात उठा सकते हैं। अब राइट्स क्या है? राइट्स एक तरह की अपॉर्चुनिटी है जो हमें क्रिएटिव और ओरिजिनल बनाती है। आप क्रिएटिव कब बनोगे? जब आप अपने दिल की सुनोगे, आप अपने दिल से काम करोगे। ये नहीं कि आप है ना जबरदस्ती सोसाइटी के दबाव में आके काम करते जा रहे हो। दैट इज अ नॉट गुड वे to be a creative. If you need to make a creative person, then you need to find out the inside. क्रिएटिव पर्सन को इनसाइड देखना पड़ता है, तब जाके वो क्रिएटिव बनता है। अब क्रिएटिव की डेफिनेशन तो सिंपल है भाई साहब, आप आप दूसरों की सुन के ना करो, बल्कि अपने मन में जो आ रहा है उसे इस तरह से करो कि आप उससे अलग वे में बिहेव कर सकते हो, अलग वे में डिस्क्राइब कर सकते हो। लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, सब क्या करेंगे, अगर अपन मैराथन की बात करें, देखो मैंने ऐसे ऐसे एग्जिस्ट पॉइंट उठा लिया कोई भी, तो मैराथन की बात करें, सब क्या करेंगे, ज़्यादातर लोग तेज भागेंगे स्टार्टिंग में, नौसिखिए लोग, ठीक है ना, नौसिखिए लोग। लेकिन क्रिएटिव पर्सन वो क्या करेगा, उसे पता है कि है ना तेज शुरुआत में भागने से वो क्या पता आगे निकल जाए, थोड़ा बहुत आगे निकल जाए, लेकिन उसकी फिर स्पीड धीमी हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन ब्रेकअप तेजी तेजी से होगा, जिसकी वजह से उसे प्रॉब्लम होगी टू इनहेल द ऑक्सीजन। आफ्टर दैट दिस प्रॉब्लम क्रिएटिंग द डिस्टर्बिंग in their body, so she or he try to slowly run in the marathon, that is not destroying the full energy of inside of their body। तो इस तरह से क्रिएटिव माइंड क्या सोचेगा, भाई आराम आराम से भागेंगे, हम एक एक कदम लेके भागेंगे, जब ये सब मूर्ख आगे गधे जो भाग रहे हैं ना, इन गधों को रोक देंगे हम, तो ये गधे है ना मतलब थक के रुक जाएंगे, तब हम है ना इनसे आगे यूं ही पहुंच जाएंगे। यार क्या जरूरत पड़ी, दिमाग लगा के मेहनत करो, सब कुछ मिलेगा। अब गधों की तरह मेहनत करोगे तो सुबह से रात तक गधे मेहनत करते रहते हैं, उनको मिलता है सूखा चारा। तो आपके ऊपर है इस पर, ठीक है ना। अब हम बात करें कि राइट हमारा क्या नहीं होता, क्या हमारे राइट्स हैं वो तो हमने देख लिए, बट वॉट द थिंग विच वी हैव नॉट अ राइट बट वी नीड इट। तो फिर से एक बेसिक पे आ जाओ, देखो पेड़ की जड़ पे आ जाते हैं। जड़ क्या कह रही थी, एक राइट के बारे में, एक राइट का पेड़ उगाना है तो उसकी जड़ क्या कह रही थी, जिसकी हमें जरूरत है पहली, दूसरा जो हमारे लिए जरूरी है, ठीक है, जिसकी हमें जरूरत है और जो हमारे लिए जरूरी है।
तो इसमें देखिए, क्या आपको ड्रग्स ड्रग्स कोकेन, अफीम, अल्कोहल इसकी ज़रूरत है? कह सकते हैं किसी किसी को ज़रूरत है, किसी किसी को ज़रूरत है, लेकिन जो ज़रूरत सिर्फ आपको है वो ये नहीं कहता कि वो आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है ना? वो आपके लिए ज़रूरी है ये नहीं कहता। ज़रूरी का मतलब क्या है? ज़रूरी का मतलब ये है कि आपके डेवलपमेंट के लिए उस थिंग का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस चीज़ से हमने समझा कि भाई चीज़ हमें ज़रूरी है ये मतलब नहीं रखता। चीज़ वो मतलब रखती है, वो एक राइट मतलब रखता है जो हमें ज़रूरी है, साथ ही साथ में हमारे डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। ठीक है ना? अब यहाँ पर ड्रग्स और कोकेन, अल्कोहल दिस आर ओनली द नीड ऑफ अस, मतलब मेरी नहीं है, देखो गलत मत समझ लेना, बहुत चालू दिमाग के हो तुम सब लोग यार, गलत नहीं समझना। ऐसा है, अगर आपको ज़रूरत है इनकी तो आप ले सकते हो, इट इज़ इल्लीगल बट, पर ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना? आपके डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी नहीं है। इनसाइड में आपके जाकर आपको डैमेज कर देगी ये। तो इसलिए हम बात करते हैं कि हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। अब भाई साहब राइट्स का हमें पता चल गया राइट्स क्या होती है। हमने राइट्स का एक स्ट्रक्चर भी देख लिया। लेकिन क्या राइट्स जो है वो कहीं से आया है, या फिर है ना उस राइट की हम बात ऐसे करें कि वो अपने आप ही मतलब हम मान लेते कि ये राइट है हमारा, कहीं ना कहीं से तो आया होगा ना वो। तो कहाँ से आया है? देखो, जब सबसे पहले हमने देखा फ्रेंच एवोल्यूशन, जो क्लास नाइन्थ में हमने देखा था, क्लास नाइन्थ के फ्रेंच एवोल्यूशन में हमने स्पेशली देखा कि जो राइट है हमारा, वो राइट 17 और 18 सेंचुरी के वक्त में आया। मीन्स 1789 14 जुलाई को सबसे पहले एक बड़ी रिवॉल्यूशन को हमने साकार होते हुए देखा, एक पॉजिटिव वे में देखा कि वो सक्सेस हुई है। और उस ही सक्सेस के बाद हमने देखा द राइट आर कम एंड वी आर वेलकम ऑफ इट, हम उसका वेलकम करते देखे। तो राइट कैसे आया था? राइट्स के बारे में कई लोगों ने बातें की थी। अब वो क्या तरह की बातें थी? उन्होंने कहा था राइट्स, जैसे कि राइट्स एक इंडिविजुअल वे पे होनी चाहिए, जीने का अधिकार, स्वतंत्रता से घूमने फिरने का अधिकार, कहीं भी रहने का अधिकार, आज़ादी से आज़ादी से काम करने का अधिकार, कुछ भी सोचने का, समझने का और अंदर उतारने का अधिकार, कुछ किसी और एजुकेशन मतलब पढ़ाई का अधिकार। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी यही बात बताती हैं कि ये कुछ राइट्स हैं जो 17 और 18 सेंचुरी में आए। लेकिन इनमें तीन सबसे बड़े राइट्स आए थे जो कि थे हमारे पॉलिटिकल राइट पहला, दूसरा था हमारा इसी में डिवाइडेशन ऑफ पावर का राइट, मतलब नॉलेज, सॉरी एजुकेशन है, डिवाइडेशन ऑफ पावर की एक एजुकेशन के बारे में हमें पता चला था। तीसरा हमें पता चला टू दैट नो 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 वन ऑफ द ग्रुप, नो वन एंड नथिंग ऑफ द ग्रुप इज हैविंग द प्रिविलेज इन देयर वर्थ। उसके किसी एक इंसान या किसी एक सोसाइटी के वर्थ से ही उसको है ना कई सारे प्रिविलेज नहीं मिलने चाहिए। इस तरह की बात हमने जानी थी। अब इसमें हम बात करें अगर, तो जो 17 और 18 सेंचुरी में पॉलिटिकल थ्योरिस्ट्स आर्ग्यू करते हैं कि राइट्स जो हमें मिलते हैं वो नेचर ऑफ गॉड है, ऊपर वाले ने दिया है भाई साहब, किसी और ने नहीं दिया। कह एक बहुत अच्छी बात है, किसी ने कहा है, मतलब बहुत अच्छी स्पीच लगी थी मेरे को वो। उन्होंने कहा था कि एक मेरे मेरे पास दो ही चीज़ें, एक मेरी मेहनत और दूसरा उसकी कृपा। ये दोनों चीज़ अगर मेरे पास हैं तो मैं कुछ भी पा सकता हूँ। तो देखो उसकी कृपा क्या है? उसकी कृपा एक तरह से नेचुरल राइट है, वो हमें सोचने समझने पे निर्भर कराती है। इंटर रिलेट करके अगर हम देखें तो उसने हमें जीने का अधिकार दिया, हमें शिक्षा लेने के लिए है ना कई सारी चीज़ें दी। ये जो एनवायरनमेंट हमें मिलता है, ये एनवायरनमेंट भी हमें कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को सिखाता है। तो यही चीज़ हम इसमें देख रहे हैं। तो इसमें ये चीज़ें देखने के बाद हमारे दिमाग में क्या आता है कि हमारे पास राइट्स है, ठीक है। अब नेचर ऑफ राइट तो ठीक है, समझ गए। अब दिस मीन दैट right were not conferred the ruler of the society rather than the born with them। मतलब कोई इंसान है ना
राइट्स को लेके पैदा हुआ है, दैट इज नॉट अ, इट इज द वेस्टेज ऑफ टाइम, और इट इज द वर्स्ट थिंग टू से दैट। क्या कह रहे हो भाई, राइट को कोई लेके पैदा होगा ना, राइट्स सबके लिए है, और जो पैदा हुआ है ना उसको सबको ये सेम तरह के राइट्स दिए गए हैं नेचर की तरफ से, नेचर ऑफ गॉड की तरफ से। ठीक है, यहाँ पे हमने बात करी। अब जो नेचर ऑफ गॉड की तरफ से राइट दिए गए ना, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वर्ड को यूज़ किया गया है, क्योंकि इस वर्ड के बाद अपने दिमाग में क्वेश्चन आने चाहिए कि नेचर ऑफ गॉड ने लाइफ मतलब राइट्स दिए हैं, क्या राइट्स हो सकते हैं वो भाई। राइट्स क्या हो सकते हैं, वो आपसे रिलेटेड राइट्स हो सकते हैं। किसी आर्टिफिशियल राइट को मत उठाओ, नेचर की राइट को उठाओ, नेचर से लेके उठाओ उस राइट्स को। क्या हो सकता है वो नेचर राइट? नेचर राइट क्या कहता है आपसे, आपको क्या अधिकार है, आपको जीने का अधिकार है, सबसे बड़ी बात। नेचर कहता है आपको भाई जिंदगी मैंने दी है तो आपको जीने का अधिकार है। ठीक है, ये हमारा एक सबसे बड़ा नेचर राइट। फिर हमें हमारे पास ये अधिकार है कि हम है ना सीख सकते हैं, ये हमारा दूसरा अधिकार है नेचर राइट्स में जो हम गिनते हैं। तो ऐसे तरह से हम कहते हैं कि नेचर राइट ऊपर वाले ने दिया, एक अंदर से वो नहीं आती, वो गूज बम्प्स नहीं होते कि यार नेचुरल राइट्स, नेचुरल राइट्स के बारे में क्या हो सकता है, क्या है ये नेचुरल राइट, मजेदार लगता है ना वर्ड। तो यही वर्ड के बारे में हमने जानने के लिए और सारी तरह से पकड़ने के लिए, समझने के लिए ये सारी बात समझी। अब सवाल उठा नेचर राइट्स क्या होते हैं भाई। अब क्या नेचर राइट्स हमें मतलब इक्वली मिलने चाहिए? हाँ, क्वेश्चन जब वो उठा ना कि नेचर राइट्स क्या होते हैं, ऊपर वाले ने दिया है तो एक बार पता तो करो नेचर राइट्स क्या होते हैं। तब हमारे दिमाग में फिर क्वेश्चन उठा, क्या नेचर राइट्स जो ऊपर वाले ने दिए हैं वो सबके लिए, जी मतलब जो है ना धरती पे आया, जो एक बच्चा पैदा हुआ उसके लिए भी वो नेचर राइट्स बराबर होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। हमने सोचा, फिर कांत इसी में है ना आंसर करते हुए कहते हैं, इमैनुअल कांत, कि है ना प्रॉब्लम्स विद डिग्निटी ट्रीट करती है मोरली को। मतलब कि है ना जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो आज़ादी में, जो है ना हमारी सेल्फ रेस्पेक्ट में, हमारी सोसाइटियल रेस्पेक्ट में, और हमारे रिलीजन बेसिस, वही हमारे जो मतलब कि एक तरह से है ना आज़ादी को शो करती है कि ये हमारी आज़ादी है, लेकिन हमें अभी मिल नहीं पा रही है बिकॉज ऑफ सम थ्रेट्स, सम प्रॉब्लम। ठीक है, कांत का एक व्यू रिप्रेजेंट है कि व्हाट इज कॉल्ड मोरल कॉन्सेप्शन ऑफ राइट। ये जो है मोरल कॉन्सेप्शन ऑफ राइट्स है, जैसे कि आपकी मर्जी भाई साहब, राइट टू रिलीजन है आपके पास, किसी भी देवी देवता को आप बिल्कुल मान सकते हो, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता कि आप उसे ना मानो, ये आपका राइट है। तो इसी राइट की हमने यहाँ पे बात करी। वी मस्ट हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू बी फ्री एंड रियलाइज आवर फुल पोटेंशियल। हमारे पास पूरे राइट है कि हम अपनी पूरी पोटेंशियल से अपनी स्किल और अपने डेवलपमेंट पे काम करें, क्योंकि हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ये कांत ने कहा। अब लीगल और स्टेट राइट्स के बारे में अगर हम बात करें तो एक राइट टू बिल प्रपोज किया गया था यूएसए असेंबली में। ठीक है, यूएसए की असेंबली में एक बिल प्रपोज किया गया था जिसका नाम था राइट ऑफ बिल या बिल ऑफ राइट्स, ये प्रपोज किया गया। अब कई सारी कंट्रीज ने जब ये देखा तो उस लिखित फर्स्ट संविधान को, जो फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था अमेरिका का, उसको सब ने मानते हुए उसके राइट्स को अपनाने की सोची। और यही चीज की, इसी चीज की वजह से कई सारे लोगों ने उन राइट्स को अपनाया। ठीक है, उन राइट्स को अपनाया। अब कुछ लीगल एंडोर्समेंट होने चाहिए। देखो, एक राइट को अगर हम देखें कि वो राइट हमारा है, तो क्या हमारे से बोलने से वो हमें मिल जाएगा? अगर ऐसा होता तो क्यों आज के वक्त में क्रिमिनल एक्टिविटीज हम देखते हैं, आज के वक्त में हम कोर्ट्स को देखते हैं, आज के वक्त में हम हॉस्पिटल को, लॉयर्स को देखते हैं। वजह क्या है भाई? अगर हमारे पास ये राइट्स होते तो चलो हॉस्पिटल को साइड भी कर दे अगर, तो कोर्ट्स को सबसे ज़्यादा क्यों देखते हैं हम, जुडिशरी को? वजह तो सिर्फ इतनी सी, क्योंकि हमारे राइट्स का हनन हो रहा है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे पास राइट्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास होता है सिविल राइट, हमारे पास होता है नेचुरल राइट, हमारे पास होते हैं डिस्ट्रिक्ट राइट्स एक्सेट्रा। कई सारे केसेस भी बनते हैं हिंदी में। अब देखो,
अब अगर हम और ज़्यादा डीप एक तरह से बात करें तो आप लोगों के दिमाग में क्या आएगा? सबसे पहला हमारा नेचर राइट आता है, राइट टू लाइफ। तो क्या राइट टू लाइफ एक गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ से मोटिवेटेड है? मतलब एक गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्या हम इसे कह सकते हैं कि यही हमारा राइट टू लाइफ है? हाँ जी, कह तो सकते हैं, लेकिन कहने के लिए एक छोटी सी चेंज उसमें लाना पड़ेगा। वो चेंज हमारा होगा कि हमारा जो है ये राइट है, उससे प्रोवाइड कराने के लिए स्टेट अपना कंट्रीब्यूशन दे। किस तरह से? ही राइट टू लाइफ हमारा है, लेकिन राइट टू लाइफ हमें कब मिलेगा? जब है ना हमारा नेचर बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमें जीने का अधिकार है, तो हमें अच्छी स्वच्छ प्योर ऑक्सीजन भी तो लेनी पड़ेगी जीने के लिए। अब प्योर ऑक्सीजन ही नहीं है तो हम कैसे जी सकते हैं? ये तो हमारे राइट्स का एक तरह से खनन हनन हो रहा है, एबोलिश किया जा रहा है, हमारे राइट्स को ब्रोक किया जा रहा है। तो स्टेट भी इसमें कंट्रीब्यूट करती है अपना, ये हमने बात करी यहाँ पर। अब रोल क्या है स्टेट का? ये इस राइट्स में स्टेट का रोल क्या होगा? तो स्टेट का अगर हम रोल देखें, सबसे पहला रोल होगा रूल्स, प्लानिंग, पॉलिसीज क्रिएट करना। और अगर कोई उनको नहीं माने तो भाई पनिश करना उसको, क्योंकि कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, और जो बातों के होते हैं वो बातों से ही समझ जाते हैं। तो कई सारे दुनिया में, देश में है ना, ऐसे भूत हैं जो कि है ना बातों से मानते नहीं है, तो उनको लाते और डंडे घूंसे मारने पड़ते हैं। इसलिए पुलिस हमारी बनाई गई है। तो रोल क्या हुआ स्टेट का? प्लानिंग करना, पॉलिसीज बनाना, जिससे कि जो हमारे राइट्स हैं वो एक्सरसाइज कर सके, हम उसे हम प्रैक्टिस कर सकें, और कोई हमारे राइट्स को वायलेट ना करे। मतलब एक तरह से ब्रोक ना करे, और हमारी राइट टू लिबर्टी, राइट टू मतलब राइट टू लाइफ, ये दोनों ऐसी चीजें बची रहें। अब भाई, अब हमारा एक आखिरी टॉपिक इसमें बचा है कि क्या होता है राइट्स, कितने तरह के राइट्स होते हैं, ठीक है ना? नॉर्मल हमने तीन चार चीजें तो इसमें पढ़ ली। तो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइट्स हैं वो क्या है भाई? एक मिनट। सॉरी। डिफरेंट काइंड्स ऑफ राइट्स के बारे में अगर हम बात करें तो हम देखते हैं तीन तरह के राइट्स को। सबसे पहला हमारा नेचुरल राइट, दूसरा है हमारा मोरल राइट, तीसरा है हमारा सिविल राइट। देखो, नेचुरल राइट के बारे में मैंने आपको बताया, तो आपको बता दिया था राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी और प्रॉपर्टी, ये हमारा नेचुरल राइट है। अगर हम मोरल राइट पे जाएं तो हम अपने रिलीजन को, अपनी कास्ट को, अपने धर्म और है ना सगे संबंधियों को चुन सकते हैं। ये हमारा मोरल राइट है, मतलब जो इमोशन पे जाके कहेगा कि है ना आपको ये करना चाहिए। सिविल राइट, सिविल राइट जो कि हमारा हक है, जैसे कि हम किसी भी ऑक्यूपेशन में जा सकते हैं, हम कोई सी भी एजुकेशन ले सकते हैं, हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन सकते हैं, हमारे पास इस मतलब स्पीच देने का, अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करने का राइट है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हमारे सिविल राइट्स में आती हैं। तो जैसे कि नेचर ऑफ राइट्स में देखते हैं राइट टू लाइफ और लिबर्टी। देखो, अ, एक इंसान था जिसका नाम था जॉन लॉके। उसने कहा था कि नेचर और लाइट के बारे, मतलब राइट, नेचुरल राइट के बारे में उसने बोला था 1789 के पहले, कि है ना, जो उसने बुक लिखी थी 1748 में। उसने, सही, उसने बुक नहीं लिखी थी, हाँ, उसने बुक नहीं लिखी थी, लेकिन उसने है ना 18th सेंचुरी और 17th सेंचुरी के मिड में बात कही थी कि भाई जो राजा है उसको प्रिविलेज नहीं होना चाहिए, राजा को और चर्च वालों को, कि वो उनके बच्चे भी है ना वही बनेंगे जो वो हैं, नहीं, जो कैपेबल है उसको मौका मिलना चाहिए। तो ये हमारा नेचर राइट है, इसके बारे में कहा गया है। जॉन लोके ने इसके बारे में बात उठाई थी। और मोरल राइट हमारे रिलीजियस बेसिस राइट है, जो हमारे इमोशंस पे जाते हैं। सिविल राइट्स जो हमारा हक है, जैसे कि राइट प्रोटेस्ट, हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सॉरी, प्रोटेक्ट कर सकते हैं इंडिविजुअल की फ्रीडम को। हम इन्फ्रिंगमेंट बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से बचा सकते हैं इंडिविजुअल फ्रीडम को। सोशल ऑर्गेनाइजेशन से और प्राइवेट इंडिविजुअल से भी बचा सकते हैं हमारी फ्रीडम को। इस तरह की चीज़ हमारी आती है सिविल राइट्स के बारे में। अब क्वेश्चन एक और उठना चाहिए कि चलो नेशनल वे में हमने सिविल राइट मतलब हमारे ये राइट्स माने, लेकिन एक एक्सटर्नल वे में हम क्यों मानेंगे? कोई बड़ी अथॉरिटी होनी चाहिए ना। तो सबसे बड़ी अथॉरिटी तो हमारी यूएन है, यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन जो है,
ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसने है ना ये फॉलो कराया था। उसने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के बारे में बोला था ऑन दिसंबर 1948। इसने कहा था जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन एडॉप्ट प्रोक्लेम द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। कुछ ह्यूमन राइट्स के बारे में इसने बात उठा करके कहा कि ये कुछ राइट्स हैं जो कि हर एक ह्यूमन को मिलना चाहिए। विदाउट प्रोविजन आप इस राइट्स को नहीं तोड़ सकते। अब प्रोविजंस क्या बनते हैं, जैसे कि आप इमरजेंसी लगा रहे हो तो आप अपना सिविल राइट्स को है ना, हमें भूलना पड़ रहा है फ्रीडम वाले राइट को, क्योंकि हम फिर कहीं नहीं घूम सकते क्योंकि वो इमरजेंसी लगा है। तो वो प्रोविजन है कि आपके राइट टू लाइफ को, आपके नेचुरल राइट को बचाने के लिए आपके सिविल राइट्स को हमें रोकना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि नेचुरल राइट आपके बचेंगे तब जाके आप सिविल राइट और मोरल राइट को अडॉप्ट कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ों से हमने क्या समझा कि एक बड़ी अथॉरिटी ने जब कंट्रोल किया इन सब पर, तब हमने राइट्स को फोर्सफुली एक्सेप्ट किया। जो ताकतवर था उसने भी और जो कमज़ोर था उसने भी। नहीं, अगर है ना ये कोई बड़ी अथॉरिटी नहीं होती जो इस बात को कहती, तो पता है क्या होता? तो एक हर्बर्ट स्पेंसर नाम के इंसान थे, उन्होंने कहा था नेचर फॉर द फिटेस्ट। नेचर फिटेस्ट के लिए बना है, जो सस्टेन करने के लायक है वो है ना लड़ेगा, जीतेगा और है ना वही आगे बढ़ेगा। तो इस तरह की बात कही थी। तो यहाँ पे आके हमारा हुआ ये चैप्टर दी एंड। और उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया हो। नहीं समझ में आया ना तो है ना आराम से आप पूछ सकते हो अपन से कमेंट में। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट में ना भूलिएगा यार, बहुत ज़्यादा भूलते हो आप, इसलिए है ना वीडियोस की थोड़ी सी कंटिन्यू धीमी हो चुकी है। लेकिन अपन ऐसे वीडियोस तो लाते रहेंगे, पर धीरे धीरे लाएंगे, ठीक है ना। चलो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।